लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका प्यूरिफिकेशन होता है और किस तरह से एलिमेंट का डिटेक्शन और एस्टिमेशन किया जाता है। क्लियर? So in today's lecture, we are going to start one of the important chapter of inorganic chemistry, that is P block element. Clear? So heading डालें, this is P block element. तो बेटा ये जो P block होता है ये ग्रुप 13 से 18 तक होता है। आई होप एवरीवन नो P block is from ग्रुप 13 to 18। देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें, इस तरह से रफ ओवरव्यू होता है पीरियोडिक टेबल का। दिस वन like that. Exactly. So how many blocks in periodic table? Anyone? There are 4 blocks, S, P, D and F. Clear? तो ये हमने periodic table में डिटेल में डिस्कस किया था। This is S block, which is placed in extreme left. This is P block, which is placed in extreme right. और इन दोनों के बीच में क्या रखा जाता है? D block. और पूरा periodic table से सेपरेटली हम किसको प्लेस करते हैं? F ब्लॉक को। क्लियर? तो बेटा इस चैप्टर में बात करें तो पी ब्लॉक में हमें ओवरऑल कितने ग्रुप्स मिलेंगे? देयर आर 6 ग्रुप और 8 ग्रुप, 6 दैट स्टार्ट फ्रॉम 13 to 18, स्टार्ट फ्रॉम 13, 14, 15, 16, 17 एंड दिस इज 18। तो बी ब्लॉक में ओवरऑल 6 ग्रुप्स हैं, बट 11th लेवल पे हमें डिटेल से सिर्फ 2 ही ग्रुप पढ़ने, बाकी के ग्रुप क्लास 12th में आएंगे। ये चैप्टर दोनों क्लासेस में 11th में भी और 12th में भी। तो 11th लेवल पे हमें जो डील करने हैं दैट इज ग्रुप 13 एंड 14। क्लियर? 15 से 18 तक दैट इज पार्ट ऑफ 12th करिकुलम। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 13। तो हेडिंग डालें, दिस इज ग्रुप 13। सी ब्लॉक में सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप नंबर 13। बेटा ग्रुप 13 जो होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। क्लियर? ग्रुप 13 को और किस नाम से जानते हैं? बोरॉन फैमिली। वेरी गुड, दिस इज नोन एज बोरोन फैमिली। क्लियर? तो बेटा आज के लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक डिस्कशन करेंगे बोरोन फैमिली की, जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकली ये किस तरह से बिहेव करते हैं। क्लियर? तो बोरोन फैमिली, इसी ग्रुप 13 को न्यूलैंड ने किस तरह से डिनोट किया था? 30। तो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बोर्ड लेवल पे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मॉडर्न 13th ग्रुप है वो मेंडेलीव का कौन सा ग्रुप था? तो इट इज इन रोमन नंबर, इट इज 3rd E group. Fine. Write down general properties of group 13. General properties of group 13 element. बेटे जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। क्लियर? तो राइट डाउन, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बेटा इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1। इफ वी टॉक अबाउट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GEC, GEC स्टैंड फॉर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इन ग्रुप 13 के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP1। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो पी ब्लॉक का ओवरऑल मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल पे
वो होता है NH2NP1 से लगा के 6 तक। इसका हो जाएगा NH2NP1। ग्रुप 14 का क्या हो जाएगा NH2NP2। ग्रुप 15 का क्या होगा NH2NP3, 4, 5 और इसका हो जाएगा NH2NP6। डन। नाउ नेक्स्ट, ये तो हमने बात की बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, जिसका मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन। गेटिंग माय पॉइंट? क्या एलिमेंट का सिर्फ इतना ही कॉन्फ़िगरेशन होगा? नॉट लाइक दैट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहर वाला सेल है। ओके, अब देखो एलिमेंट कौन कौन से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, लाइक दैट। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। इसका न्यूमोनिक क्या था? जगप्रीत बताइए। बैंगन आलू गोभी इन थैला। वेरी गुड। बैंगन आलू गोभी इन थैला सीक्वेंस याद करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंगन को हमने किससे रिलेट किया? बोरोन, आलू इज एल्यूमिनियम, गोभी इज गैलियम, इन इज इंडियम एंड थैला टीएल इज हेलियम। ठीक है, अब बेटा इनके वन बाय वन कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ध्यान से समझना। बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट। बोरोन इज एलिमेंट ऑफ विच पीरियड? सेकंड। इसी तरह से ऑब्वियसली एल्यूमिनियम कौन से पीरियड का हो गया? थर्ड। फोर्थ, फिफ्थ एंड हेलियम कौन से पीरियड का हो जाएगा? सिक्स। इसका मतलब बोरोन के लिए एन का वैल्यू 2 हो जाएगा सेकंड पीरियड। तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया आउटर मोस्ट? 2s2 2p1। गेटिंग माय पॉइंट? 2s2 2p1। तो आउटर मोस्ट हो जाएगा 2s2 2p1। बेटा इससे पहले बताओ, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के जस्ट पहले नोबल गैस कौन सी आई थी? हीलियम। हीलियम। वेरी गुड। तो इसके आगे लगा देंगे हीलियम 2s2 2p1। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल। इसी अकॉर्डिंग बताओ एल थर्ड पीरियड का है, तो एल का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Ne3s² 3p1। वेरी गुड। 3s2 3p1। एन को 3 पुट कर देंगे तो 3s2 3p1। बट एल्यूमिनियम से पहले कौन सी नोबल गैस आई? नियोन। तो इट इज सिंपली नियोन 3s2 3p1। नेक्स्ट देखो बेटा गैलियम। गैलियम फोर्थ पीरियड का है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, फोर्थ पीरियड में हम 4 रख देंगे तो बन जाएगा 4s2 4p1। उससे पिछली नोबल गैस आर्गोन। बट फोर्थ पीरियड में हम 3D सबसेल भी फिल करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम आउटर मोस्ट एंड नोबल गैस वी हैव टू पुट द 3D। क्लियर? तो क्या बन जाएगा ये? इससे पिछली नोबल गैस थी आर्गन, इस बार हमने 3D सबसेल फिल कर दिया तो 3D10। फोर्थ पीरियड में 4 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? 4s2 4p1। दैट्स इट। एनी डाउट अप टू दिस? नो सर। ये समझ में आया व्हाई वी हैव रोट द 3D हियर? क्योंकि फोर्थ पीरियड के अंदर 3D सबसेल भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो इंडियम को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। इंडियम से पिछली नोबल गैस होती है क्रिप्टॉन। विच वन? क्रिप्टॉन। फिफ्थ पीरियड का है तो क्या आ जाएगा? 5s2 5p1। और फिफ्थ पीरियड में कौन सा डी सबसेल फिल होता है? 4D। क्लियर? तो क्या बन जाएगा ये? दिस इज क्रिप्टॉन 4D10 5s2 5p1। लाइक वेरी सिंपल। अब बचा कौन? हेलियम। हेलियम को भी देखो 6 पीरियड का है। नोबल गैस होगी जिनॉन, इजंट इट? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, बाद में क्या आती है? जिनॉन। यहाँ पे जिनॉन आएगी, 6s2 61 हो जाएगा। डी सबसेल कौन सा होगा? 5D। और एफ आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 4s। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा दैट इज सिंपली जिनॉन 4f14 5D10 6s2 6p1। वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा इनमें से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है।
Note it down. अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन करके बताओ कि गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखते हैं कितना जल्दी बताते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम? सोचो। 31. 31। ओके, 31 इज इनकरेक्ट। फिर से सोचो, अगेन से क्या होना चाहिए? क्या कॉन्फ़िगरेशन की मदद लेके निकाल सकते हैं? देखो, आर्गन, आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। 18 प्लस 10 कितने हो गए? 28। 28 प्लस 2 कितने हो गए? 30। ओके, आई थिंक व्हाट यू टोल्ड इज 31। Yes, sir. ओके, ठीक, पार्डन, ये बिल्कुल सही है। वेरी गुड। आर्गन कितने इलेक्ट्रॉन? 18 प्लस 10 28 प्लस 2 30 प्लस 1 31, बिल्कुल सही है। तो गैलियम हो जाएगा 31। वेरी गुड। बताओ इंडियम क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन से? देखो, क्रिप्टॉन 36 होता है। 36 49. प्लस 10 कितना आ रहा है? 49. 49। ओके, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 2 48 प्लस 1 59, बिल्कुल सही है। लाइक दैट। तो बेटा इनकी मदद से भी हम कॉन्फ़िगरेशन आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, राइट डाउन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले बेटा एक फैक्ट हम लिखेंगे, राइट डाउन। जो एल्यूमिनियम होता है, दिस इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। एल्यूमिनियम देखो ग्रुप 13 का ही एलिमेंट है। ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला थर्ड मोस्ट अबंडेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, और चौथा एलिमेंट होता है आयरन। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे फैक्ट पता होने चाहिए, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो नोटबुक के टॉप साइड पे आप लिख सकते हो कि फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट होता है बेटा ऑक्सीजन। फर्स्ट रैंक है ऑक्सीजन की, सेकंड रैंक है सिलिकॉन की, थर्ड रैंक है एल की, और फोर्थ रैंक है आयरन की। तो ये बेसिक नॉलेज ये पता होना चाहिए कि जमीन के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, उसके बाद सिलिकॉन, तीसरा नंबर है एल्यूमिनियम का, और चौथा है आयरन का। तो हमने एल्यूमिनियम को ही हाईलाइट क्यों किया? क्योंकि हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी, राइट डाउन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर याद करो, हमने इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था रेडॉक्स के अंदर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज होती है? दैट इज चार्ज ऑन एटम्स इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट से क्या चार्जेस होते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे प्रिसाइसली ग्रुप 13 की सारे ऑक्सीडेशन नंबर डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप 13 की बात करें तो एलिमेंट देखो पहले, बैंगन, कैटरिक्सी, आलू, गोभी, इनथेला।
तो क्या बन गया? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। आया समझ? तो बेटा इनका कॉमन चार्ज देखें तो वो होता है प्लस। इफ वी टॉक अबाउट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +3। इसका मतलब +3 तो सभी शो करेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सभी शो करें। तो +3 विल बी शोन बाय ईच एलिमेंट। बट याद रखना लास्ट के 3 एलिमेंट +1 भी शो करते हैं। तो देखो +1 कौन शो करेगा? गैलियम, इंडियम और हेलियम। आया समझ में? इसका रीजन हम बताएंगे कि क्यों लास्ट के 3 एलिमेंट +1 शो करते हैं। आया समझ में? तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ग्रुप 13 का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो आंसर क्या होगा? +3। ऐसा पूछा जाए अपार्ट फ्रॉम +3 व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 13? तो +3 के अलावा क्या है? +1। नाउ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? +3 ज्यादा स्टेबल होगा या फिर +1? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट डाउन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट नोट डाल के लिखें, नोट करके लिखो। फर्स्ट पॉइंट, द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ हाई कौन है इनमें से? +3। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन आ जाए कंपेयर द स्टेबिलिटी बोरोन +3, एल्यूमिनियम +3, गैलियम +3, इंडियम +3, हेलियम +3। बताओ सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? बोरॉन। वेरी गुड। +3 की डिक्रीज हो रही है तो ऊपर से नीचे आने पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोरोन +3। और लीस्ट स्टेबल कौन होगा? हेलियम +3। गुड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सेकंड पॉइंट लिखो, द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ यहाँ पे लोअर कौन सा है? +1। हेलियम। Exactly. Lower is +1. The stability of lower oxidation number increases down the chain. ये याद रहेगा सभी को। +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है और +1 की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो देखो बोरॉन +1, एल्यूमिनियम +1, या फिर बात करें गैलियम, इंडियम, हेलियम। इनमें बताओ सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? हीलियम। हेलियम। Helium. Very good. So on moving from top to bottom, +1 stability increases. तो इंक्रीज होती होती सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? हेलियम की। एंड देन गैलियम। लाइक दैट। इट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लाइक दैट। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझना बेटा, इन दोनों में आपस में कंपेयर करें। लाइक दैट। इफ वी कंपेयर, अभी तक हमने क्या कंपेयर किया? +3 अलग अलग एलिमेंट की, +1 कंपेयर की अलग अलग एलिमेंट की। बट आपस में कंपेयर करें +3 और +1 को, तो याद रखना गैलियम का +3 उसके +1 से ज्यादा स्टेबल है। इंडियम का भी +3 उसके +1 से ज्यादा स्टेबल है। बट हेलियम का +1 ज्यादा स्टेबल होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लियर? तो ये समझ में आया सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? What is the Yes, meaning sir. of this symbol? The +3 of gallium is more stable than +1 of gallium. In the same manner, +3 of indium is more stable than +1 of indium. But for helium, +1 is going to be more stable than +3. तो इन्हीं तीन ट्रेंड में से
बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रहेगा सभी को कौन सी 3 बातें हैं? पहली, +3 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, +1 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, और तीसरा हमने देखा +3 तो गैलियम इंडियम का ज्यादा स्टेबल है, बट हेलियम का +1 ज्यादा स्टेबल है। नोटिस। अब इसके रीजन देखेंगे कि +1 क्यों शो करता है, +3 से काम क्यों नहीं चलता, वाई दे शो +1। फाइन, देखो बेटा इनका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अभी हमने डिस्कस किया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या था? NS2 NH2, NP1। वेरी गुड, NH2 NP1। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे डी और एफ सबसेल का जो शेडिंग होता है दैट इज वेरी पुअर। डी और एफ सबसेल की पुअर शेडिंग होती है, तो पुअर शेडिंग होगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर के सेल हैं, ये इसका बाहर का सेल है। मान लो अंदर का सेल आउटर इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाया, अच्छी फील्ड नहीं दे पाया, तो जिसके कारण न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ये जो एस इलेक्ट्रॉन है बेटा ये इनर्ट हो जाते हैं, ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो देखो यदि ये पार्टिसिपेट करते तो 2 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन होते? 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनता? +3। बट पुअर शेल्डिंग के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा, एस इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएंगे। अब देख के बताओ कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। तो इसके कारण ये +1 शो करते हैं। आया समझ में? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? देखो, राइट डाउन इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? राइट डाउन in the lower element, in the lower element, lower building of सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। anything? नो सर। Okay, ठीक है, wait for 1 second. Fine. Now is there any change? यस सर। Yes, sir. Fine. देखो इसी तरह से बेटा जब भी आपको लगता है वो प्रॉब्लम या फिर विजुअलिटी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट इसको समझते हैं एक बार फिर। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? नीचे के एलिमेंट्स में एफ सबसेल की पुअर टिल्डिंग होती है, पुअर टिल्डिंग के कारण एस इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, तो पार्टिसिपेट कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे? टी इलेक्ट्रॉन। तो टी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन? 1। तो इसके कारण इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? 1। Put it, so write down in lower electron, in lower element, due to poor shielding, due to
poor shielding of F subshell due to poor shielding of F subshell, NS electrons are inert towards bond formation. Due to poor shielding, NS इलेक्ट्रॉन जो NF के इलेक्ट्रॉन है ये इनर्ट हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. दिस इज नोन एज inert pair effect. Note it down. Next, write down. Now we are going to deal with the physical properties of group 30. ये कौन सी property थी? These are the general properties in which we deal the electronic configuration, and second we deal with the oxidation number. This part is really very important. इसको आप अच्छे से 4 मार्क करें because it is important from up for your need as well as board point of view. Next, write down. Next is physical properties. Physical properties of group 13 elements. Physical properties of group number 13. अब ध्यान से समझना आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या डिस्कशन करना है. सबसे पहले हमें साइज का कंपैरिजन करना है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, एंड देन फाइनली उनकी डेंसिटी का. ये 4 प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी एटॉमिक और आयोनिक रेडियस के बारे में. हेडिंग डालें. फर्स्ट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस. इसके अंदर हम देख लेते बेटा, पहला एटॉमिक रेडियस सेम ऑर्डर होगा. एलिमेंट लिखो. फर्स्ट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हीलियम. तो बताओ नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है बेटा, टॉप टू बॉटम increase, इंक्रीज होती है. वेरी गुड. क्या इस ग्रुप के अंदर कोई एक्सेप्शन था? किसी को याद है? एनीवन? सोचो अच्छे से. दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन पीरियोडिक टेबल चैप्टर, जहाँ पे हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ी. क्या एक्सेप्शन? देखो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है, दैट इज ऑल राइट. तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होगा? हीलियम सबसे ज्यादा, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और बोरोन. But this is incorrect. So what the exception here is the size of aluminum is exceptionally higher than or greater than gallium, like that. और इसको हमने नाम दिया था transition contraction. कॉन्ट्रैक्शन. वेरी गुड. ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और 3D कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर? तो देखो दोनों ऑर्डर लिखेंगे, एक्सपेक्टेड ऑर्डर और एक्चुअल ऑर्डर. तो एक्सपेक्टेड क्या है? बोरोन सबसे छोटा, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, इंडियम और थेलियम. बट दिस एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज टोटली इनकरेक्ट. क्लियर? दिस इज नॉट करेक्ट. बट द एक्चुअल साइज ऑर्डर is aluminum is having exceptionally greater size than gallium.
और वाइस वर्सा, गैलियम इज हैविंग लोअर साइज देन एल्यूमिनियम। तो ऑर्डर क्या होगा देखो, बोरॉन अभी भी सबसे छोटा होगा, बट एल्यूमिनियम गैलियम से आगे चला जाएगा। तो ऑर्डर क्या बना, दिस इज गैलियम, एल्यूमिनियम और बाकी एज इट इज इंडियम और थेलियम। दिस इज करेक्ट ऑर्डर, दिस इज एक्चुअल ऑर्डर। गोट इट। और बेटा ये डिटो क्वेश्चन जेई एडवांस के अंदर 2015 में पूछा गया था। दैट वाज क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई एडवांस 2015 और ये नीट में भी पूछा जा चुका है इन बोथ एग्जाम, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये जो एक्सेप्शन हुआ है, क्या था एक्सेप्शन, इसको आप अलग से लिख लें। व्हाट वाज द एक्सेप्शन, साइज किसकी बड़ी होनी चाहिए थी, गैलियम की, बट है किसकी, एल्यूमिनियम। दिस एक्सेप्शन इज डिफाइंड बाय ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और 3D कॉन्ट्रैक्शन। तो बाकी सब कुछ सेम है, बस मुद्दे की बात क्या है, ये पॉइंट टॉप टू बॉटम बेशक साइज इंक्रीज होगी, बट एक्सेप्शन कहाँ पे आएगा, गैलियम छोटा होगा एल्यूमिनियम से। डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसका रीजन आप लिख लीजिए बेटा, इफ यू वांट टू राइट द रीजन, अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट इन पीरियोडिक टेबल, बट सारी का सिग्निफिकेंट हियर, so we can write it as well. Write down reason. Write down the size of gallium. The size of gallium is lower. The size of gallium is lower than aluminium. Lower than aluminium because of poor shielding. Because of poor shielding of 3D subcell. Because of poor shielding of 3D subcell in gallium. In gallium, Z effective increases. Z effective, इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Because of poor shielding of 3D subcell in gallium, Z effective increases। बताओ Z effective इंक्रीज होने पे साइज क्या होती है, डिक्रीज, छोटी हो जाती है। गुड, गेटिंग माय पॉइंट। Z effective का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का चार्ज। यदि न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होगा तो वो अच्छे से होल्ड करके रखेगा, श्रिंक कर देगा। तो because of poor shielding of 3D subcell in gallium, Z effective increases, hence the size decreases. Hence the size decreases. Then now come to second property. Second is ionization energy. Ionization energy of group 13. तो बेटा इसका काफी एनोमलस ट्रेंड है। नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है बताओ, Decrease. डिक्रीज करती है। वेरी गुड। आयोनाइजेशन टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज। बट यहाँ पे काफी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ग्रुप 13 के एलिमेंट शो करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। बेटा मैं वैल्यूज लिखूंगा यहाँ पे, वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी है। क्लियर, रफ आइडिया रखना है ट्रेंड का। देखो सबसे पहले जब हम बोरोन से एल्यूमिनियम आएंगे तो नॉर्मल ट्रेंड, आयोनाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। हर कदम पे खतरा है, ऐसे याद रखो। गेटिंग माय पॉइंट। पहले तो नॉर्मल से स्टार्ट करना है, फिर एबनॉर्मल, फिर नॉर्मल, फिर एबनॉर्मल।
इसका मतलब बोरोन से एल्यूमिनियम तो आयोनाइजेशन क्या हुआ, डिक्रीज। एल्यूमिनियम से गैलियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज। फिर गैलियम से लगा कि इंडियम क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा, और फिर इंडियम से थेलियम Increase. से क्या हो जाएगा, इंक्रीज। उसको इस तरह से याद रखना है कि पहले तो नॉर्मल ट्रेंड स्टार्ट होता है और फिर हर कदम पे खतरा। खतरा इन द सेंस नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल ट्रेंड होगा। इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज एंड देन। अब वैल्यूज आप नोट कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग, बेटा वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट वैल्यूज। देखो बोरोन का होता है 801 यूनिट, सेम है किलो जूल पर मोल। एल्यूमिनियम का होता है 577, गैलियम का होता है 579, इंडियम का होता है बेटा 558, और फिर थेलियम का होता है 589। इट इज एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। So these values are not important. Then next property, third physical property is electronegativity. बेटा इसके हर एक प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। साइज में एक्सेप्शन क्या था, एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से ज्यादा हो गई। फिर हमने किसमें एक्सेप्शन देखे, आयोनाइजेशन में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी काफी ज्यादा एक्सेप्शन था। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी राइट डाउन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका मीनिंग तो सभी को पता होगा, इट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द स्टेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं, ये दोनों इसके स्टेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यदि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर देगा। तो देखो बी पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव ले आएंगे, और इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इससे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब तो आपको क्लियर होगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द स्टेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन नाउ if we talk about group 13 trend, boron, aluminium, गैलियम, इंडियम, हेलियम। तो बेटा इसकी वैल्यूज बिल्कुल आसान है, आप याद भी रख सकते हो। देखो बोरोन से एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा और उसके बाद कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। बोरोन से एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज, और फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। वैल्यूज की टर्म में बात करें तो बेटा बोरोन की होती है 2.0, एल की होती है 1.5, और फिर आप 0.1 बढ़ाते चलो। तो इसका मतलब गैलियम की कितनी हो जाएगी, 1.6, इंडियम की क्या हो जाएगी 1.7. 1.7, और थेलियम इज सिंपली 1.8, लाइक दैट। तो वैल्यूज भी काफी आसान हैं, आप याद रख सकते हैं। बस बोरोन की 2 है, उसके बाद एल की 1.5, फिर 0.1 इंक्रीज करते चलते हैं। Thus physical property, write down number 4 is density. इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। डेंसिटी बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
What is the formula of density? Mass per per unit Mass per Very volume. मास पर वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम यहाँ पे उतना डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। हम मास के थ्रू आंसर कर सकते हैं बेटा, हर जगह मास के थ्रू आंसर नहीं करेंगे। इस ग्रुप के अकॉर्डिंग मास बढ़ेगा, देखो मास इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, increase. क्योंकि मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इजंट इट नाउ। तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होनी चाहिए, हीलियम की, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आते तो मास क्या होता रहता है, इंक्रीज। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होनी चाहिए, बोरोन की। तो दिस इज वैलिड विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो वी कैन राइट डेंसिटी increases down the group. Density increases down the group. So what is the correct order? Boron, aluminum, gallium, indium, helium. This is the order of density. So which is the least dense group 13 element? Boron. Boron. Which is the most dense group 13? Thallium. Helium. Then okay, down. चलो एक सिंपल से क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कितना समझ में आया लेक्चर। राइट डाउन which of following compound of helium is most stable? Which of following compound of helium is most stable? देखो पहला ऑप्शन है आपके पास हेलियम ऑक्साइड Tl2O3, दूसरा है TlOH, थर्ड ऑप्शन TlFP, फोर्थ ऑप्शन TlClC। बताओ। ये बेटा Tl है ना, देखो Tl। वेरी सिंपल क्वेश्चन, TLOH. वेरी गुड। क्या रीजन होगा बेटा? क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है। वेरी गुड। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था कि हेलियम के अंदर कौन सा ज्यादा स्टेबल है, +1 या +3? +1। आया समझ में? तो बेटा यहाँ पे देखो हेलियम का ऑक्सीडेशन +3 है, इसके अंदर +1 है, इसमें भी +3, इसके अंदर भी +3, विच इज मोस्ट स्टेबल? TlOH। So any doubt in today's lecture? Suveni, Sarika, Jappreet, Aditya, any doubt beta? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, fine. So I hope very simple lecture. तो बेटा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हार्ड नहीं होगा चैप्टर, बट रिएक्शन बढ़ती जाएगी। जहां तक तो हमने समझने वाला कॉन्सेप्ट जो है वो काम में लेना था, सारी चीजें समझने की थी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो थ्योरी वाला पार्ट, रिएक्शन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा होगा। दैट इज नॉट डिफिकल्ट, बट आप रिएक्शन ट्राई करना। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि प्यूरिफिकेशन में जो भी फॉर्मूलाज हमने कल डिस्कस किए उसको एक शीट पे लिख लो। तो इस चैप्टर में भी आपको जो भी रिएक्शन मिलेगी उसको एक पूरी शीट पे लिख लेना। लेक्चर वाली भी और एनसीईआरटी में भी आपको कोई और रिएक्शन मिलती है तो उसको भी उस शीट पे लिख के उसको आप स्टिक कर दो, चिपका दो, ताकि आप जितनी बार उन रिएक्शन को देखोगे तो एक सिंपल माइंड मैप बन जाएगा, रफ आइडिया हो जाएगा। क्लियर? तो टेक ए स्क्रीनशॉट। Fine. Thank you. Have a nice day.